हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं एग्ज़ाम के लिए। उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये मॉक टेस्ट जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये वो सैम्पल पेपर है जो कुछ इस प्रकार का है। हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया गया है। उसका पहला पार्ट है कि आपको बताना है कि जो चार्ज है उसके कारण आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी होती है। तो आपको पहले ही मैंने आपका उसका डार्कन कर रखा है कि इसका राइट ऑप्शन ये है। सेकंड हमसे पूछा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये ओर्स्टेड ने इंट्रोड्यूस किया था, पहले ही डार्कन किया गया है। थर्ड आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो ऐसा यूनिट वेबर होती है, ये पहले ही डार्कन किया गया है। आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम कितनी होती है। तो 1/म्यू0/एप्सिलॉन नॉट। ये रिपीट हो गया है, लेकिन हाँ यही वाला इसका राइट ऑप्शन होगा। तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ई पोर्शन पर, जो कुछ इस प्रकार का है। द ओवरलैपिंग जो होती है ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन में लाइट की, उसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, अगर एक फोटॉन की एनर्जी 3 eV यानी कि E = h या =hc/λ होता है। यह 3 eV है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। H और C की वैल्यू रखकर अगर हम लेमड़ा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 412.5 नैनोमीटर आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जी पार्ट में हमें दिया है कि एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम मास आइंस्टीन का रिलेशन है E = mc²। 1 ग्राम मीन्स 10⁻³ -3 kg और C यानी कि 3 × 10⁸ का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 9 × 10⁻13 जूल आता है। बस ये आपका था एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर दो वायर में करंट एक ही डायरेक्शन में जाए तो लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग इसमें क्या होना चाहिए। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए। अगर अपोजिट डायरेक्शन में गए तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, करंट की डायरेक्शन। हाँ, अगला हमसे कहा है कि एक सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है। तो उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन है कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। हाँ, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल चले तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगला हमसे कहा जा रहा है कि अगर बाय द वे किसी एसी सर्किट में करंट फ्लो हो लेकिन पावर कंजम्पशन 0 हो तो हम उस केस में उसे क्या कहेंगे। तो उस केस में हम उसे वाटलेस करंट कहेंगे। नेक्स्ट हमसे कहा है कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हमसे कहा गया है कि आप बताइए कि ईएमएफ ईएमआई जो होता है उसमें डायरेक्शन किस लॉ से पता चलता है। तो लेंज लॉ से पता चलता है। एक बड़ा सिंपल सा है। अगला हमसे कहा है कि बताइए प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स किस बेसिस पर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होती है ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स मीन्स जो टेलीफोन लाइन होती है, इंटरनेट लाइन होती हैं, उनकी जो ऑप्टिकल फाइबर जिसमें 5G कनेक्शन 4G और 5G पॉसिबल हुआ है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर पॉसिबल होता है। ओके, अब अगला थर्ड क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम। देखिए आपके सामने मैच द कॉलम क्वेश्चन सामने है स्क्रीन पर, आप इसे कॉपी आउट भी कर सकते हैं। मैंने उसके राइट आंसर कलर मैच करते हुए दिए गए हैं, जैसे येलो से येलो, ग्रीन से ग्रीन, ब्लू से ब्लू, पिंक से पिंक। कुछ इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं कि इस प्रकार से इनके आंसर होते हैं। 7th क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर दिए हैं। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ना बढ़ जाए, जल्दी से हम पूरा का पूरा समेटने की कोशिश करें। अब हमसे कहा है क्वेश्चन नंबर 4, वो ये कि
वन वर्ड में आंसर दीजिए। और पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ये फ़र्क पड़ेगा। आपसे कहा गया है कि अगर बाय द वे देखा जाए तो पीएन डायोड में डिप्लेशन लेयर का जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, तो ध्यान रखना चाहिए लगभग 500 नैनोमीटर ऑर्डर की ये विड्थ होती है। अगला आपसे पूछा गया है कि पीएन डायोड में ऐसा कौन सा बायस है जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो निश्चित रूप से रिवर्स बायस में इतना रेजिस्टेंस होता है कि करंट फ्लो ही नहीं हो पाती है। अगला हमसे पूछा गया कि यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें फ्रिंज विड्थ कब मिनिमम होगी। ये तब मिनिमम होगी, उस कलर के लिए मिनिमम होगी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, यानी वायलेट कलर के लिए सबसे मिनिमम होगी। अगला हमसे पूछा है कि आप बताइए कि ये जो पेट्रोल वगैरह गिरता है पानी के ऊपर, पानी पड़ता है उस पर, तो हमको कुछ कलर्स दिखाई देने लग जाते हैं, थिन फिल्म दिखाई देती है। इसका बेसिक रीज़न क्या है, तो इसका बेसिक रीज़न इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट है। तो ठीक क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 हमसे कह रहा है कि आप बताइए कि जो ईएम वेव्स हैं उन्हें वेवलेंथ के ऑर्डर से अरेंज करिए। देखिए वेवलेंथ के ऑर्डर से ये अरेंज्ड हैं। अगर इसको फ्रिक्वेंसी के ऑर्डर में पूछे जाए तो रिवर्स हमें लिखना पड़ेगा, यानी कि रेडियो वेव पहले, माइक्रो आईआर विजिबल पहले लिखना। हाँ, फ्रिक्वेंसी पर पूछ रहे हैं या वेवलेंथ पर पूछ रहे हैं, इस बात पर ये डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर अब हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कि बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कौन सी ऐसी स्पेक्ट्रम का पार्ट है जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो भेद करके अंदर जा सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है। तो गामा रेज का पेनिट्रेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो गामा रेज का पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। बस हो गया आपका 1 मार्क क्वेश्चन नहीं बल्कि पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 32 मार्क्स के आते हैं। ये नहीं कि यही आएंगे, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो आपको मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सारे वीडियो सेंड किए हैं, लगभग हर टॉपिक पर वीडियोज हैं। अगर नहीं देखे हैं तो बड़ा लेंथ का क्वेश्चन लर्न नहीं हो पाएगा, तो मैंने उनके लिए भी व्यवस्था की है कि अगर किसी को ऐसा लगता है, ध्यान रहे, अगर लगता है कि मुझसे इतना बड़ा क्वेश्चन शायद लर्न ना हो पाएगा, तो आपके लिए व्यवस्था ये है कि मैंने क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ दिया है। कुछ पोर्शन मैंने ब्लैक लेटर में लिखा है, कुछ पोर्शन रेड लेटर में लिखा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं लेंथ वाइज थोड़ा छोटा होता तो ज़्यादा अच्छा है, तो मैं आपसे कहूँगा कि छोटा हो जाएगा अगर आप उसमें से केवल रेड पोर्शन से रिलेटेड आंसर लिखेंगे। जैसे बताता हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। देखिए दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आपसे कहा है कि आपको डायपोल मोमेंट को डिफाइन भी करना और बताना है कि वेक्टर के स्केलर है। वैसे तो डायपोल मोमेंट क्या है, तो आपको कहना चाहिए क्यू माइनस क्यू डायपोल हो और इसकी इफेक्टिव लेंथ 12 हो, तो ऐसा ऐसा है। जबकि अगर कुछ ना कह सके तो कम से कम इतना जरूर कह दें कि ये जो होता है चार्ज और इफेक्टिव लेंथ के प्रोडक्ट होता है, P इजिकल टू 2 क्यों लेता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, और साथ ही साथ इसका डायमेंशन फार्मूला और यूनिट ये होता है। इट्स इनफ। अगर इतना भी आप कह सकें तो ये काफ़ी होगा, और अगर आप ब्लैक लेटर्स भी दे सकें तो एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। ओके, अब मैं आर पोर्शन वाले को देखता हूँ। आर पोर्शन हमसे कहता है कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स न सिर्फ डिफाइन करना है बल्कि उसकी यूनिट भी देना है। तो इसमें भी उसी प्रकार से देख रहे होंगे आपके कुछ ब्लैक लेटर्स और कुछ रेड लेटर्स में दिया है। जो रेड लेटर वाला पोर्शन है उसे आप अगर कंप्लीटली लिखते हैं तो कम नहीं होगा, ये भी उतना ही एडवांटेज रखेगा जितना ब्लैक सहित रखेगा। हाँ, ब्लैक लिखने वालों को थोड़ा सा हो सकता है कि किसी केस में एडिशनल एडवांटेज मिल जाए, है ना। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि किसी भी सरफेस से कितनी लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर बाहर जा रही हैं, इसकी वैल्यू फाई इजिकल टू ईडीएस कॉस थीटा होता है। अगर नॉर्मल हम बात करें तो ईडीएस होता है, इसकी यूनिट इतनी होती है। बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं जो फिर से 2 मार्क्स का है। कुछ इस प्रकार का है, हमसे कहा गया है कि डिफाइन करना है आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसका करंट के साथ रिलेशन लिखना है। वैसे अगर देखा जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे आती है,
उसको अगर हम देखना चाहें तो ये सारा ब्लैक लेटर्स में मैंने लिख रखा है, लेकिन अगर डेफिनेशन की बात आए तो सिर्फ इतनी सी है कि द एवरेज वेलोसिटी अटेन्स बाय चार्ज पार्टिकल इन अ मटेरियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसका रिलेशन आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी है। अरे ठीक, सिंपल, बहुत सिंपल। और क्वेश्चन हम देखते हैं। आर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें और उसकी एसआई यूनिट लिखें। तो एसआई यूनिट डिफाइन करने के लिए बेहतर तो ये होगा कि आप इतना दें, लेकिन अगर आप इतना लर्न ना कर पा रहे हो तो आप इतना सा दे दें जो डेफिनेशंस आपको रेड लेटर्स में दी है, यानी कि जो रेजिस्टिविटी होती है उस मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है जो एक यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन वाला होता है। इसकी यूनिट ओम मीटर और डायमेंशन फार्मूला आप देख पा रहे हैं ml³ T-3 A-2 होती है। बस ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा है कि आपसे पूछा है कि ऐसा क्यों करते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बीच में एक सॉफ्ट आयरन का पीस जिसे हम कोर कहते हैं रख देते हैं। दरअसल ये सॉफ्ट आयरन पीस जिसे कोर कहते हैं ये इसलिए रखते हैं ताकि ये अनवांटेड वाइब्रेशन, कई बार वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो रीडिंग नोट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, उन अनवांटेड वाइब्रेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम इसमें सॉफ्ट आयरन पीस रखते हैं ताकि एडी करंट प्रोड्यूस हो जाए और वो इन अनवांटेड वाइब्रेशंस को रोक दे। ठीक है, इसका सेकंड पोर्शन देखते हैं। वो हमसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों करते हैं गैल्वेनोमीटर में कि उसके जो पोल्स हैं वो ऐसा कॉन्केव शेप में बनाते हैं। दरअसल इसमें जो टॉर्क होता है वो NBA साइन थीटा होता है और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, और अगर ऐसे शेप में है तो ये सारा का सारा फ्लक्स रेडियस पर निकलेगा और रेडियस हमेशा टेंजेंशियल पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, यानी हर समय थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। ये एडवांटेज उठाने के लिए हम इसके जो शेप हैं वो कॉन्केव रखते हैं। ये आपके सामने है, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, वीडियो को यहाँ पॉज दे दें और उसको लिख लें। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये न्यूमेरिक पोर्शन है, सवाल है, देखने में तो बड़ा दिख रहा है लेकिन है क्या, देखते हैं, जरा देखते हैं। वो हमसे कह रहा है कि रजिस्टर है जो 100 ओम का है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई से आपने इसको कनेक्ट कर रखा है। दो एक ही सम के लिए 2 पोर्शन दिए ए और बी। पहले पोर्शन में पूछा है कि आप बताइए इसमें करंट कितनी होगी, दूसरे में पूछा है कि बताइए इसमें पावर कंजम्पशन कितना होगा। तो देखते हैं, देखिए सीधी सी बात है, हमें जो दे रखा है वो ये है, हमें सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि आई इजिकल टू बी अपन आर है। बी दे ही रखा है, ये रहा 220, आर हमको दे ही रखा 100, ये रहा, तो बस रख दिया, ये आया 2.20, आ गया सम फिनिश। हाँ, हमें सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि P इजिकल टू बी इंटू आई होता। हम B हमको दे ही रखा है, आई हमारे पास आ गया है, हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 484 वोल्ट हो जाएगा, बस हो गया सम फिनिश। अगला देखते हो, अगला फिर से उसने एक सम दिया है जो कुछ इस प्रकार का है। द पीक वैल्यू ऑफ AC सप्लाई इज 300 वोल्ट, वट इज द RMS वोल्टेज। और दूसरा पूछा है कि अगर करंट 10 एम्पियर हो तो पीक करंट कितनी हो जाएगी। तो देखिए हमें गिवन है V0 300 वोल्ट। अब हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि V इजिकल टू तो V0/√2 होता है। अब 300/√2 और √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.41 होती है, और 1.41 होती है तो अगर हम डिवाइड करें तो 212.1 आ जाएगा। बड़ा सिंपल है। अब सेकंड पार्ट में हमसे दिया कि अगर I बराबर 10 एम्पियर हो तो I0 कितना हो जाएगा। फार्मूला तो यही है, I इजिकल टू I0/√2, लेकिन I0 पूछा तो √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I इंटू √2 यानी कि 10√2, और √2 जो कि 1.41 होता है इसलिए 14.1 एम्पियर। ये सम भी फिनिश हो गया।
है ना। तो इस प्रकार से 2 मार्क क्वेश्चन में हमने अगला क्वेश्चन भी देख लिया। 2 मार्क क्वेश्चन में ही हम 9th क्वेश्चन देखते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हमसे पूछा गया है कि आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस लिखो। तो कंडीशन सिर्फ 2 होती हैं। एक तो इसमें लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है कि जो इंसिडेंट एंगल के वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल से तो कम ज़्यादा होना चाहिए। ओके, आर पोर्शन देखते हैं। हमसे पूछा है कि क्या रीज़न है कि कॉन्केव मिरर का यूज़ हम शेविंग में या मेकअप में करते हैं। ठीक है, हाँ, शेविंग या मेकअप में हम कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं, यानी मेकअप मीन्स वास्तव में देखा जाए तो पार्लर्स वगैरह में हम यूज़ जो करते हैं वो ये करते हैं। क्यों करते होंगे? सीधी सी बात है, शेविंग करना है तो फेस पर जो हेयर होते हैं बड़े थिन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अब मेकअप करना है तो कुछ पिंपल्स वगैरह हैं जो छोटे हैं, पता नहीं चल पा रहा है। इनका लार्जर इमेज अपने को काहे से मिल सकता है? कॉन्केव मिरर से मिल सकता है, इसलिए हम इसमें कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका कॉन्केव मिरर यूज़ किया जाता है, राइट। तो इस प्रकार से हम कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं, है ना। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। नेक्स्ट पोर्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, जो इस प्रकार से हमसे कहा गया है कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बताना है और इसके लिए आइंस्टीन इक्वेशन भी लिखना है। तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतना सा है कि जब हम किसी मटेरियल पर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होने लग जाता है। बस ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। हाँ, क्यों होता है अगर थोड़ा डीप में देना चाहें तो सीधी सी बात है, उन मटेरियल के लिए जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है, उनको अगर हम इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से आयनाइजेशन एनर्जी की जिनकी लो है वो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। ये आपके सामने पूरा लिखा हुआ है, इसके आइंस्टाइन इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है कि ये है आइंस्टाइन इक्वेशन। ओके, अब हम इसका आर पोर्शन देखते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हमसे पूछा है कि आप मैटर्स वेव की कोई 2 प्रॉपर्टीज बता दो। मैटर वेव मीन्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो आप देखी है। डी ब्रॉगली ने बताया था कि किसी भी मास है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है, और अगर वेव एसोसिएटेड होती है तो वो वाली वेव्स हैं उन्हें हम मैटर वेव्स कहते हैं। तो पहली स्पेशलिटी तो यही हुई कि वो मैटर से इंट्रोड्यूस होती हैं, हर मैटर से रहती हैं। और सेकंड ये हो सकती है कि उसमें कोई चार्ज इफेक्ट नहीं करता, वेदर ऑब्जेक्ट चार्ज है कि अनचार्ज है, हर ऑब्जेक्ट में ये एसोसिएट हो सकती है। बस ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है। अब 11th क्वेश्चन में हम आते हैं। 11th क्वेश्चन में फिर से हमें एक लॉजिकली क्वेश्चन दिया है, और वो कुछ इस प्रकार से बोलता है कि हाइड्रोजन एटम जिसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, यानी केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर नंबर ऑफ लाइंस स्पेक्ट्रम की इतनी क्यों आती? लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, इतनी आ क्यों जाती हैं? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन तो सिंगल है, बट ये n=1 पर है, जहाँ से ये डिफरेंट एनर्जी लेवल n=2, 3, 4, 5, 6 एसेट्रा पर जंप कर सकता है। और ये जब रिफंड होगा, रिटर्न होगा वहाँ से, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता है, उसको रिटर्न होना पड़ता अपने ग्राउंड लेवल पर, तो इस दौरान वो कई लाइंस को एमिट करता है। ये आपके सामने है, आप चाहें तो इसका आंसर लिख भी सकते हैं यहाँ वीडियो को पॉज देके। अगला क्वेश्चन है कि अगर बाय द वे सोचिए कि इलेक्ट्रॉन रुक जाए, एटम में घूमे ना, तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा तो न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स है उसे खींच के और अंदर कर देंगे न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस के जैसे ही अंदर गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो जाएगा, शून्य चार्ज हो जाएगा, जीरो चार्ज हो जाएगा, इसलिए उसे तो घूमना ही पड़ेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, जो इस प्रकार से है कि आप तो सिर्फ इतना से कीजिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंस बता दीजिए। न्यूक्लियर फ्यूजन मीन्स न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करके हैवी न्यूक्लियस को लाइटर में स्प्लिट कर देना, और जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन है 2 लाइटर न्यूक्लियस को जोड़ के हैवी न्यूक्लियस बना देना। सेकंड
डिफरेंस हो सकता है कि जो न्यूक्लियर फिशन है वो बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि न्यूक्लियर फ्यूज़न आज तक कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वैसे तो और भी डिफरेंस हो सकते हैं जो आपके सामने लिखे हैं, आप चाहें तो इसका लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब आपसे अगले में पूछा है रीज़न बताइए आप। तो देखिए रीजनिंग क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप बताइए कि जो फॉर न्यूक्लियर फिशन है हम न्यूट्रॉन को ही प्रेफर क्यों करते हैं, आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले लेते हैं फिशन में। तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी प्रोटॉन है, अगर आपने इस पर प्रोटॉन इंसिडेंट किया तो वो तो रिपेल हो जाएगा, उसके अंदर जा ही नहीं पाएगा। और अगर बाय द वे इलेक्ट्रॉन लिया तो वो अट्रैक्ट जरूर होगा लेकिन चार्ज को फिनिश कर देगा। तो इसलिए अल्टीमेटली बचता कौन है, न्यूट्रॉन, जिसे लेना ही पड़ेगा। सेकंड आपसे कहता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन आज तक कंट्रोल क्यों नहीं की जा सकी है। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये है। जबकि सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें किसको फ्यूज करना है, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन में तो प्रोटॉन है। तो जब दो प्रोटॉन पास आने को तैयार नहीं है और हमें एक करना है, तो जो पास आने को तैयार नहीं वो एक करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगेगी, और इतनी एनर्जी हम अर्थ पर प्राप्त करें ऐसा मुश्किल है। तो मुश्किल है मतलब बहुत जल्दी, आप सुनने में मिल रहा है 2 या 3 साल के अंदर अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन को हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आज की तारीख में तो यही लिखना है कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। ओके, बस 2 मार्क्स के क्वेश्चन फिनिश होते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपसे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की कैपेसिटी को डिराइव कीजिए। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है उसके बारे में बताना है, थोड़ा सा उसका क्रॉस सेक्शन, चार्ज और इनके बारे में बताना है ना। कुछ ऐसी बातें होती, कॉमन बातें जो हर कोई लिख सकता है लेकिन पता नहीं क्यों लिखता नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत लिखे चार्ज ऐसा है वैसा है, तो थोड़ा बहुत तो वैसे ही काफ़ी कुछ हम कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसमें C इज इक्वल टू क्यू बाय वी होता है, V मीन्स E इंटू डी होता है, जबकि E जो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा जो चार्ज डेंसिटी है। तो इस प्रकार से V इतना आएगा। सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो Q बाय A होती है, तो इस अकॉर्डिंग एप्सिलॉन नॉट A बाय डी आ जाता है। बड़े आसानी से थोड़ी सी प्रैक्टिस से इसे किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन दिया है कि आप गॉस थ्योरम को न सिर्फ लिखिए बल्कि प्रूव करिए। मैं तो आपसे फिर कहूँगा कि गॉस थ्योरम को आप अच्छे से देख लीजिए। ये जो है गॉस थ्योरम आपके सामने है, लिखा हुआ है, आपके नोट्स कॉपी में भी लिखा हुआ होगा। कैसे भी कर कर इसे कंपेयर कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। इसका ये मीनिंग नहीं हुआ कि यही क्वेश्चन आना है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हमें तो सब क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना चाहिए। ओके, अब हम देखें अगला क्वेश्चन था 14 क्वेश्चन 3 मार्क्स में ही है, वो हमसे किरचॉफ्स लॉ लिखने की बात कर रहा है। किरचॉफ्स के 2 लॉ होते हैं। पहला लॉ बोलता है कि किसी भी जंक्शन पर जितनी भी करंट्स मीट करती है उनका वेक्टर सम 0 होता है। जबकि सेकंड लॉ जो होता है ओम्स लॉ का, हमारे पास ओम्स लॉ का जो वेरिफिकेशन होता है सिग्मा आई आर इंटू सिग्मा आई, यानी कि जो क्लोज सर्किट है, क्लोज लूप है, उसमें करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का जो वेक्टर सम है वो उस लूप में जितने भी ईएमएफ कनेक्टेड हैं उसके वेक्टर सम के इक्वल होता है। ये आपके सामने लिखा हुआ, आप इसको कॉपी आउट भी कर सकते हैं। अब इसी में और पोर्शन है, आपसे पूछा गया है कि आप तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल किरचॉफ लॉ के बेसिस पर प्रूव कर दो। तो भैया व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल प्रूव तो किरचॉफ लॉ से ही होता है, और आपने किया होगा, नहीं किया है तो ये आपके सामने है, इसे आप कॉपी आउट कर लें, ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते 3 मार्क्स के ही, वो हमसे एक सम दे रहा है, और फिर सम आया, हमसे कह रहा है कि एक बैटरी है जो कि E इज इक्वल टू 10V की है, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस हमको दे रखा है, करंट हमें दे दी है, जबकि हमसे वो पूछ रहा है कि बताओ इसमें, अब आप बताओ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है। तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो E बाय आई अगर कर दें तो ये हो जाता है R प्लस आर।
अब ई जो है 10 है, आई 0.5 है, तो ये आ जाता है 0.5 मतलब आधा, हाफ, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर इजिकल टू 20। अब आर कैपिटल देखें तो आर स्मॉल जो है इधर चला जाएगा, और आर स्मॉल हमें गिवन है 3 ओम, तो बस 3 ओम रखा तो 17 ओम आंसर आ गया। ये है। अब टर्मिनल वोल्टेज भी पूछा है उसने, तो टर्मिनल वोल्टेज होता है V इजिकल टू आई आर। आई हमको गिवन है, आर हमने कैलकुलेट कर दिया, दोनों का मल्टीप्लाई करें, आ गया आंसर 8.5 वोल्ट। कितना सिंपल। अगला दिया है कि एट रूम टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट 100 ओम है, जबकि आपको टेम्परेचर उसका 27 डिग्री कर दिया जाए तो 117 ओम हो जाता है। अब आपको इसमें पूछा गया है कि बताइए इसमें कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता, तो सीधी सी बात है, अल्फा आपको दे रखा है, आर टी यानी टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस दे रखा है, 0 टेम्परेचर पर दे रखा है। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, उसमें वैल्यू रखें, सॉल्व करें, ये 1000 आता है। अब चूंकि डिफरेंस इतना है, सपोज करते वो टेम्परेचर थीटा है, तो डेल टी इजिकल टू थीटा माइनस 27 होगा, और हमने डेल टी निकाल लिया है 1000, तो थीटा माइनस 27 इजिकल टू 1000, तो थीटा इजिकल टू 1027। आप चाहें तो देखिए यहाँ मैं रोक रहा हूँ, आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं पॉज दे के, बाकी पोर्शन यहाँ से कॉपी कर सकते हैं पॉज दे के। ओके, अब देखते हैं 4 मार्क्स क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, वो हमसे कहता है कि व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, इसकी वर्किंग आप बताइए फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में। तो देखिए दो टाइप के बायस होते हैं। फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं, पी पर हम पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं, एन पर नेगेटिव करते हैं। पी में होल्स की मेजॉरिटी रहती है, एन में इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी रहती है। जब हम इस पर पॉजिटिव दे देंगे तो ये इससे रिपेल होंगे, जब हम यहाँ नेगेटिव दे देंगे तो ये इससे रिपेल होंगे, और दोनों जंक्शन में से क्रॉस होने लग जाएंगे, और जंक्शन में से क्रॉस होने लग जाएंगे तो करंट फ्लो होने लग जाएगी। बस ये है फॉरवर्ड बायस। जबकि रिवर्स बायस में उल्टा हो जाएगा, यानी कि प्लस पर माइनस लग जाएगा, और यानी एन जो है पी जो है उस पर माइनस, और एन जो है उस पर प्लस लग जाएगा। अगर प्लस हम लगा देंगे तो ये होल्स जो हैं इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि दूर हो जाएंगे जंक्शन से। ये इलेक्ट्रॉन्स भी दूर हो जाएंगे तो जंक्शन से और दूर हो जाएंगे, तो जंक्शन को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, तो रिवर्स बायस सिचुएशन हो जाएगी। इसका ग्राफ ऐसा कुछ होता है। आप चाहें तो इस पोर्शन को यहाँ कॉपी आउट कर सकते हैं, यहाँ रोका आप लिख लें, यहाँ रोका अब लिख लें, यहाँ रोका अब लिख लें, यहाँ रोका बाकी लिख लें। ओके, अब हम और पोर्शन को देखते हैं। वैसे अगर आपके पास हो तो लिखने की अदर नेक्स्ट कोई ज़रूरत हमें नहीं है। अगर हम देखें रेक्टिफिकेशन क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर आपसे पूछा है, तो रेक्टिफिकेशन मीन्स एसी को डीसी में बदलना। फुल वेव रेक्टिफिकेशन का डायग्राम ये है। इसकी वर्किंग बहुत सिंपल सी है, अगर हम इसको रीड करते हैं तो बड़े आसानी से फुल वेव रेक्टिफायर देखते हैं। इसी वाले चैप्टर में एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट सब कुछ है, लेकिन सैंपल पेपर में तो उन्होंने ट्रांसफार्मर को दिया है, ट्रांसफार्मर पर फुल क्वेश्चन बनाया है। आपको प्रिंसिपल देना है, काइंड्स ऑफ ट्रांसफार्मर देना, लेवल डायग्राम देना, डिराइव करना है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का। वैसे तो ये सब आपके पास होगा ही, नहीं है तो अभी भी ये रखा है, इसमें आप लिख सकते हैं, और लिखते हुए लगभग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और में जो दिया है वो फिर से उनने क्या किया है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के बारे में पूछा है कि आप इसका प्रिंसिपल बताइए, लेवल डायग्राम बताइए, वेरियस पार्ट्स के नाम बताइए, और वर्किंग बताइए। तो ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है जो फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर, स्लिपिंग रिंग, कार्बन ब्रश होते हैं, उनका दिया है। प्रिंसिपल क्या है वो आपको बताया गया है, वर्किंग क्या है वो आपको बताई गई है। आप इसे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, उसमें पहला हमसे दिया है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करिए दोनों केसेस में। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम की प्रैक्टिस करें, फार्मूले की प्रैक्टिस करें, सामने आपके दिया गया है फार्मूला ये रहा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन में आपसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का पूछा गया है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम आपके सामने है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का कैलकुलेशन हमें करना चाहिए, और इस प्रकार से हम अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग
जो सैंपल पेपर दिया है उसका मैंने आर पोर्शन भी बताते हुए, सारे पोर्शन बताते हुए आपके सामने दिए हैं। इन्हें आप करिए और न सिर्फ इन्हें करिए बल्कि और भी अपनी प्रिपरेशन को तैयारी करिए। ये मॉक टेस्ट है, किसी भी टाइम बैठ कर दिया जा सकता है और इससे मैच किया जा सकता है कि हमने इसको राइट लिखा कि नहीं। हालांकि अब की बार थोड़ा टाइम कम है, इसलिए आप अपने हिसाब से फैसला करें। अगर आपको लगता है कि मेरे में ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो केवल देख लें और अपने हिसाब से उसका फैसला करें। इस बात पर ना जाएं कि मैंने ऐसा कहा है तो आप करें, अपने हिसाब से आप इसको करते चले जाएं, बहुत अच्छा होगा, आप लोग इसको अच्छे से आगे बढ़ते जाएं। ओके।